बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसम नाज़रीन, और आज प्रोग्राम का आगाज़ करते हुए मुहर्रमुल हराम का चाँद नज़र आ गया है। और जब हम मुहर्रमुल हराम की बात करते हैं तो सैयदुल शुहदा, नवासाए रसूल, जिगर गोशाए बतूल और नौजवानान जन्नत के सरदार हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को सलाम अकीदत भी पेश करते हैं। यकीनी तौर पर उनकी कुर्बानी एक जुल्म और एक आमरीत के ख़िलाफ़ और एक बद किरदार हुक्मरानी के ख़िलाफ़ ऐलाने जंग थी, एक बगावत थी, और हम सब ने उससे सबक सीखना है। हम सब ने उससे सबक सीख कर आगे बढ़ना है। उन हुक्मरानों को लेकर अपने साथ आगे चलना है जो अपने वतन से मुखलिस हों, जो उसकी तरक्की चाहते हों, जो अपने अवाम की बेहतरी चाहते हों और जो उनकी राय का एहतराम करते हों, जो उनके नज़रिए को इज़्ज़त दिलाते हों। मुझे ये भी कहना है कि क्या सिर्फ़ मुसलमान के प्यारे हैं हुसैन, चरखे नोहे बशर के तारे हैं हुसैन, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। इमाम हुसैन की इस कुर्बानी को सामने रखते हुए यकीनी तौर पर हमें अपनी अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों को भी देखना है, जो बर के सामने, जो जुल्म के सामने जो सीना सपर होते हैं, जो जानों की कुर्बानियाँ देते हैं। जैसे कि आज भी हमने आज मोइज़ को हमने देखा कि वो शहीद हुए, उनके लिए काबीना में सलाम भी पेश किया गया, उनको खराज अकीदत भी पेश किया गया, उनके लिए फातिहा ख्वानी भी की गई। और ये शोहदा जो इस वक्त जब हम बात करते हैं आज के दौर की, और आज के दौर में ख्वारजियों के ख़िलाफ़ जो सीना सपर हमारे जवान हैं, मुझे उनकी बात करनी है। मुझे अपने उन जवानों की बात करनी है जो अपने वतन में अमन लाने के लिए शहीद होते हैं। मुझे अपने उन फ़ौजियों की बात करनी है जो भारत के मुकाबले में जब हम ऑपरेशन बनियानुल मरसूस की बात करते हैं, मार्काए हक की बात करते हैं, उसमें एक बड़ा किरदार अदा करते हैं। तो आज के दौर में भी कुर्बानी दी जा रही है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के लिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह और नारे तकबीर को लगाते हुए। तो हमें उन सब को सलाम पेश करना है। हम सब इमाम हुसैन के, सैयदुल शुहदा के, नवासाए रसूल के फॉलोअर्स हैं। हम उन्हें आज के दिन सलाम पेश करते हैं। आज का दिन उस जद्दोजहद का दिन है जिसमें आपको यकीनी तौर पर पूरी की पूरी दास्तान, वो पूरी की पूरी कुर्बानियों की दास्तान याद है जो 10 मुहर्रमुल हराम तक पहुँचेगी। कल बरोज़ जुम्मा जो है 27 जून को यकम मुहर्रमुल हराम है, और 5 जुलाई को 9 मुहर्रम हफ्ते के रोज़, और फिर 6 जुलाई को 10 मुहर्रमुल हराम योम आशूर इतवार के रोज़ होगा। आज की बड़ी ख़बरों में मैं अगर आगे चलूँ तो उसमें बजट की मंजूरी शामिल है, और बजट की मंजूरी, पंजाब का बजट भी मंजूर हो गया, वफाक का बजट भी मंजूर हो गया। लेकिन इस मौके पर मैं जहाँ आपको कुछ अहम चीज़ें बताना चाह रहा हूँ, बजट के हवाले से अहम चीज़ें तो आपके सामने आ गई होंगी, लेकिन आज जब बजट मंजूर हो रहा था तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ख़ुद चल कर बैरिस्टर गौहर के पास गए, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, वो असद कैसर के पास गए, जो कौमी असम्बली के साबिक स्पीकर हैं, वो बिलावल भुट्टो जरदारी के पास गए, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह और अहम हलीफ हैं, वो शेर अफजल मरवत के पास गए, उन सब से मुसाफे किए, उन सब से गुफ्तगू की। और यकीनी तौर पर इससे वज़ीर आज़म की जो एक सियासी रवादारी है और वो किस किस्म का एक सियासी माहौल चाहते हैं उसका आपको अंदाज़ा हुआ होगा। वरना हमने माजी में ऐसे हुक्मरान भी देखे हैं कि कश्मीर जैसे मौजू पर भी वो ब्रीफिंग के लिए जब अपोजिशन वहाँ पर मौजूद होती थी तो वो वहाँ पर नहीं आते थे, मुसाफा नहीं करते थे, हाथ नहीं मिलाते थे। तो एक ऐसा कल्चर जिसमें हम जियो और जीने दो पर आगे बढ़ें, एक ऐसा कल्चर जिसमें हम आइन की और कानून की बालादस्ती के साथ एक दूसरे के मैंडेट को तस्लीम करते हुए अपना अपना पार्लिमानी किरदार अदा करें। अपोजिशन की बड़ी जिम्मेदारी है, वो अगर चाहे तो हुकूमत को बहुत सारी चीज़ों में मशवरे दे सकती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें तब्दील करवा सकती है जिसमें वो समझती है कि हुकूमत सही नहीं कर रही, दुरुस्त नहीं कर रही। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से आज ख़ुद जाना, बैरिस्टर गौहर की तरफ जाना, शेर अफजल मरवत की तरफ जाना, असद कैसर की तरफ जाना, अपने इत्तेहादियों से तो मुलाकातें होती रहती हैं। मैं समझता हूँ कि ये आगे बढ़ने के लिए, आगे चलने के लिए एक
राह अमल हो सकती है। जो हाथ बढ़ाया गया है उस हाथ को तस्लीम कर लिया जाए, कबूल कर लिया जाए। बात करूंगा बहुत ही अहम खबर, आज की बहुत अहम खबर, और हर पाकिस्तानी ने इसको बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, इस पर बहुत ज़्यादा फ़ख्र का एहसास किया। मैं आपको ले जा रहा हूँ शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में। वज़राए दिफा का जो इजलास था उसके अंदर पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ वहाँ पर मौजूद थे, और उनके मुकाबले में भारत के वज़ीर दिफा जो है राजनाथ वहाँ पर मौजूद थे। और मुकाबला पाकिस्तान और इंडिया का खूब होता है, तो कौमी सलामती के जो हमारे मशीर हैं आसिम मलिक साहब वो भी वहाँ पर मौजूद थे, और दूसरी तरफ भारत के अजीत डोवल जो है वो भी वहाँ पर मौजूद थे। बड़ा अहम इजलास है, वहाँ पर रूसी वज़ीर दिफा भी मौजूद थे, और जाहिर है कि ये चीन में हो रहा है तो चीन के वज़ीर दिफा भी मौजूद थे। ये जो शंघाई ताउन तंजीम है इसमें जब हम बात करते हैं तो ये बड़े ही अहम मुल्कों पर मुश्तमिल है। चीन, रूस आपके सामने मैंने अभी जिक्र किया, काज़किस्तान है, ताजिकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, भारत है, पाकिस्तान है, इनकी मैंने आपसे बात की, ईरान है, बेलारूस है, वो इसमें शामिल हैं। मुबस्सिर ममालिक में अफ़गानिस्तान भी है, मंगोलिया भी है, और इसमें कुछ ममालिक ऐसे हैं जिनको डायलॉग पार्टनर का नाम दिया गया है। वो भी एक लंबी फहरिस्त है जिसमें श्रीलंका, तुर्की, मिस्र, सऊदी अरब, कतर, नेपाल, कंबोडिया, बहरीन, अज़रबैजान, कवैत, म्यांमार, यूएई, यानी कि आप ये समझें कि ये एक मुतबादल तंजीम है किसी भी बड़ी तंजीम के मुकाबले में। और वहाँ पर हुआ क्या, बड़ा माहौल बना, बड़ा ज़बरदस्त हुआ, बड़ी ज़बरदस्त तकरीरें हुई। हमारे वज़ीर ख़ारजा ने और वज़ीर दिफा ने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की तकरीर की वहाँ पर, लेकिन दिलचस्प मरहला उस वक़्त आया जब एलामिया सामने आया। उस एलामिये में आप यकीन कीजिए कि भारत जो बहुत ज़्यादा शोर मचाता है पहलगाम फॉल्स फ्लैग के हवाले से, और इल्ज़ाम लगाता है कि पाकिस्तान की तरफ से वो दहशत गर्दी की गई, वहाँ पर इन तमाम ममालिक ने, मैंने जानबूझकर इन तमाम ममालिक का आपके सामने नाम लिया है, इन तमाम ममालिक की तरफ से जो एलामिया फाइनल किया गया उसमें पहलगाम का जिक्र नहीं था, लेकिन बलोचिस्तान में दहशत गर्दी का जिक्र था, और उसमें भारत के बिलवास्ता मुलव्विस होने का जिक्र था। आप इस फर्क को महसूस कीजिए जब ये, आपको शायद आप इसके रद्द अमल से भी महसूस कीजिए कि जब ये एलामिया सामने आया तो भारत का वफद जो है, भारत के वज़ीर दिफा समेत, कौमी सलामती के मशीर समेत तमाम लोग तिलमिला उठे, इस पर चीख उठे। उन्होंने कहा ये क्या है, हम इसको तस्लीम नहीं करते, हम चाहते हैं। बड़ी उन्होंने मिन्नतें की, जो अब तक की इतलात आई हैं, खुद भारतीय मीडिया इसकी तस्दीक कर रहा है, उन्होंने बहुत जोर लगाया, उन्होंने बड़ी मिन्नतें की, उन्होंने बड़ा सिफारिशें लड़ाई, एक दूसरे ममालिक के जो लोग थे उनके पास किए, उनसे कहा कि बराए मेहरबानी इसमें पहलगाम शामिल कर दें। लेकिन दुनिया ने भारत का ये मौक़िफ़ तस्लीम करने से इनकार कर दिया कि पहलगाम में कोई दहशत गर्दी इस तरह हुई थी कि जिसमें पाकिस्तान का जिक्र किया जा सके, पाकिस्तान का नाम लिया जा सके, पाकिस्तान की तरफ उंगली उठाई जा सके। वो इतना तिलमिलाए इसके ऊपर कि जो भारत के वज़ीर दिफा है उन्होंने बाकायदा तौर पर, राजनाथ ने उस पर एलामिया पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं इस पर दस्तखत नहीं करूंगा, इस पर भारत का जो मुतालबा है और भारत की जो फरमाइश है उसको शामिल कर दिया जाए। इससे पता चलता है कि पाकिस्तान की सफारतकारी किस हद तक ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ रही है। इससे पता चलता है कि जो भारत है वो कितना तन्हा और कितना अकेला रह गया है। इससे पता चलता है कि भारत की आलमी जो फोरम्स हैं उनके ऊपर किस तरह सुबकी हो रही है। इससे पता चलता है कि भारत ने जो पता नहीं कितने दर्जनों ममालिक की बात कर रहे थे और बड़े दावे कर रहे थे कि शशि थरूर और अवैसी साहब के जरिए पता नहीं वो अपनी सफारतकारी से दुनिया को किस तरह कायल करेंगे, वो फेल होके रह गए, नाकाम होके रह गए। ये आज की इतनी बड़ी खबर है। भारत को जो सुबकी हुई है, भारत को जो इसमें नाकामी हुई है, इस पर यकीनी तौर पर पाकिस्तान की तमाम वो क़यादत जो खारजा महाज पे लड़ती रही, इसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आप हैरान होंगे कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जितने टेलीफोन जिस तरह किए, जिस तरह आलमी सतह पर उन्होंने राब्ते किए, अपना मौक़िफ़ पहुँचाया। फिर वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की आप बात करें, उन्होंने पानामा तक के जो लोग थे, उनके जो सफारतकार थे और जो उनके वज़ीर ख़ारजा थे वहाँ तक से बात की। वज़ीर आज़म ख़ुद सफ़ीरों को, लोगों ने मजाक बनाया, वज़ीर आज़म ख़ुद सफ़ीरों को फ़ोन करते रहे मुख्तलिफ़ इशूज़ के ऊपर, फिर सऊदी अरब के हुक्मरान से बात, फिर ईरान के सदर से बात, फिर उसके बाद सबसे बड़ी कामयाबी जो है हमारे फील्ड मार्शल की कामयाबी, जब वो गए उन्होंने वहाँ पर जाकर अमेरिका में वो ना सिर्फ
अमरीकी अफवाज के 250वें योम तासीस के ऊपर मेहमान खसूसी थे, बल्कि इसके साथ साथ उन्होंने एक ऐसा जोराना अटेंड किया जो दुनिया की तारीख में, पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी नहीं हुआ। एक फील्ड मार्शल, एक फौज के सरबराह को अमरीकी सदर ने मुलाकात के लिए बुलाया। 1 घंटे वाली मुलाकात 2 घंटे तक जारी रही और 2 घंटे बाद मुलाकात के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मेरे लिए ये एक एजाज है, ये एक जबरदस्त शख्सियत है। तो पाकिस्तान बहुत आगे बढ़ा। आज वाले जो कामयाबी है इस पर वापस आऊँगा, शंघाई ताउन तंजीम के हवाले से भी, और जो मेरे यहाँ पर पैनलिस्ट हैं उनकी तरफ भी जाऊँगा। बहुत ही मशकूर हूँ, मेरे साथ यहाँ पर स्टूडियोज़ में अहमद वड़ाई साहब मौजूद हैं, आप सीनियर तजियाकार हैं। इसके साथ साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब असदार चौधरी, तजिया निगारी के हवाले से, बैन अक़वामी तल्लुकात के हवाले से, मईशत के हवाले से आप गहरी नज़र रखते हैं। और मैं बहुत ही मशकूर हूँ एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब, जो कि दिफाई तजियाकार हैं और तमाम चीज़ों के ऊपर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। सबसे पहले मैं खालिद चिश्ती साहब आपकी तरफ आऊँगा। खारजा पॉलिसी में ये कामयाबियाँ यकीनी तौर पर एक मरतबा फिर 10 मई की कामयाबी से हम शुरू होंगे और आज की कामयाबी तक आएंगे। हमने एक भरपूर तरीके से पाकिस्तान ने अपनी जंग लड़ी, चाहे वो हथियारों की जंग थी, चाहे वो सफारती जंग थी। आज वाले वाक़े को किस तरह देखते हैं? बहुत शुक्रिया नाजम मलिक साहब मुझे इनवाइट करने का। देखिए, मैं काफी दिन से यही बात कर रहा हूँ, शायद आपके पास काफी दिन बाद हाजिर हुआ हूँ, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, विक्ट्री हैज वैल्यू। पहली जी। बात तो हमें ये ज़हन में रखनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के फजल के बाद इस कौम की मुत्तहिद होने की वजह से आर्म फोर्सेस बैक्ड बाय ऑब्वियसली पाकिस्तान एयर फोर्स ने जो कमाल दिखाए, उससे आपकी वैल्यू बनती है दुनिया में। दुनिया आपको पहचानना शुरू करती है, दुनिया आपकी एक्नॉलेज करना शुरू करती है। एंड दूसरी एक और बात इंपॉर्टेंट आपने नोट की होगी कि ये क्या हो रहा है सारा कुछ, जिसका आपने बड़ा जबरदस्त एक इंट्रोडक्शन में कवर किया। प्लीज रिमेंबर द पावर टॉक्स टू पावर। पावर सिर्फ फिजिकल न्यूक्लियर नहीं होती, सिर्फ पावर सिर्फ फोर्सेस से नहीं होती है। सही। पावर एक आपके इमेज की भी होती है, पावर आपकी क्रेडिबिलिटी की भी होती है, पावर आपके ट्रूथफुलनेस की भी होती है। पाकिस्तान ने पिछले 1 डेढ़ 2 महीनों के अंदर इन सब पावर्स का एग्जीबिशन किया है। कौम की रेजिलियंस की एक सेल्फ पावर थी, आर्म फोर्सेस की फिजिकल जो कैपेबिलिटी थी वो पावर थी, हमारा रिजॉल्व एक पावर थी। तो मैं इसको आगे लेके चलना चाहूंगा कि हमें स्टैंड लोन ये नहीं देखना चाहिए। दुनिया को हमने साबित किया है कि बाइज्जत कौम है। हम इस मुल्क की एक कमिटी ऑफ नेशंस, जो 192 मुल्क हैं, हम इनमें एक इज्जतदार एक मुल्क हैं। हमारी एक सॉवरेनिटी है जिसको कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं ना खुद करेंगे ना करने देंगे किसी को। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जर्नलिज्म, मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, ये एक रियलिटी बन चुकी है। अब आने वाले वक्तों में अब आप ये नहीं कर सकते कि जो आप चाहेंगे दुनिया वो बिलीव करे। सही। आप ये चाहने के बावजूद दुनिया को जब तक आप मैनिफेस्ट नहीं करेंगे, अपने लॉजिक नहीं देंगे, सबूत नहीं देंगे, दुनिया आर्ग्यूमेंट्स पर चलती है। ये वो जमाना नहीं है कि आपने हुआ है जो वो कहेगा अपने अखबार में प्रिंट करवा दिया तो लोग मानना शुरू करते हैं। ऐसा अब दुनिया नहीं रही। लोगों के पास सैकड़ों चैनल्स हैं, लोगों के पास सैटेलाइट्स हैं, लोगों के पास मोबाइल्स हैं हाथ में। तो अब इंफॉर्मेशन इतनी रैपिड ट्रेवल करती है, और जाहिर है फेक भी है, उसका डिसएडवांटेज भी है, मैं उसको निगेट नहीं कर रहा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि दुनिया आपसे कहती है कि आप अपना डाटा पेश करें, आप फैक्ट फाइंडिंग लाएं। अब अगर आप जी। दोनों मुल्क में डिस्प्यूट है तो न्यूट्रल इंक्वायरी करवाएं। हिंदुस्तान ने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम सिर्फ वॉर मॉन्गरिंग नहीं की, एडवेंचरिज्म नहीं किया, बल्कि मिस एडवेंचर नहीं किया, एक बहुत बड़ी क्रेडिबिलिटी को डेंट लगाया है। हमारे साथ जंग में से पहले भी, जंग के दौरान भी और जंग के बाद भी। पहले इस तरह के पूरी दुनिया कहती रही कि सबूत लेकर आए, नहीं मिला। जंग के दौरान भी कि आपको पूरी एयरफोर्स ग्राउंड करनी पड़ गई 2 दिनों के लिए, आपको टैक्टिक्स रिवाइव करने पड़ गए। ये भी क्रेडिबिलिटी की अपने उनके लोगों की नजर में, दुनिया की नजर में, कि ये एक एयरफोर्स है। और जंग के बाद देखें, आपके सामने है क्रेडिबिलिटी सेंस में कि अमेरिकन प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि मैंने बंद कराई और आप कह रहे हैं कि नहीं हमने तो वैसे खुद ही बंद की थी। कोई जंग दुनिया में जो अग्रेशन करता है नजम साहब, वो खुद बंद नहीं करता जब तक उसके अनफोल्ड ना हो जाए, उसके मॉडिफाई ना करने पड़ जाए उसको अपने वॉर ऑब्जेक्टिव्स, या उसको बिल्कुल डिफीट हो जाए मेंटली इमोशनली अपने ऑब्जेक्टिव्स की वजह से, जो हिंदुस्तान को हुई। जो वॉर ऑब्जेक्टिव्स हिंदुस्तान ने अपने लिए लेआउट किए थे, आप देखें कितने मीट हुए उसमें से। तो जैसे मैंने कहा कि दुनिया अब सबूत मांगती है, इसी वजह से उनको शर्मिंदगी हर जगह हो रही है, बिकॉज ऑफ क्रेडिबिलिटी उन्होंने बहुत ज्यादा ये लूज की है। बड़ा अहम जी। आपने आपने नुकता उठाया कि ये जो है ट्रुथ
और जो सच है वो प्रिवेल होता है, और हमने जो सिर्फ और सिर्फ जो जंग लड़ी थी उसमें ही कामयाबी हासिल नहीं की, बल्कि उसके बाद हमारी सफारतकारी, हमारा सोशल मीडिया, हम ये समझते हैं कि शायद भारत के अंदर बहुत ज़्यादा अकाउंट्स हैं, वहाँ पर हमारे मुकाबले में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एक्सेस के बारे में प्रोपेगेंडा किया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर जनाब बड़ा वो अपना प्रोपेगेंडा, अपनी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से फेसबुक के ऊपर, एक्स के ऊपर, इंस्टा के ऊपर प्रेजेंट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे। ऐसा नहीं है। एक बड़ा अहम पहलू आज जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना में तकरीर की और उन्होंने एक बड़ा अहम नुक्ता उठाया। इससे पहले ये समझा जा रहा था कि शायद जो है कतर जो था उसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया, और यकीनी तौर पे कतर ने किया ईरान इजराइल जंग को रुकवाने के हवाले से। लेकिन आज वज़ीर-ए-आज़म ने एक बड़ी अहम बात की। अहमद साहब, उन्होंने कहा वज़ीर-ए-आज़म ने कि पाकिस्तान ने ईरान इजराइल जंग में एक इंतहाई मौसर किरदार अदा किया, यानी वो एक्टिव थे। पाकिस्तान की वजारत खारजा, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, पाकिस्तान के इवन पाकिस्तान के आर्मी चीफ, पाकिस्तान की पूरी जो बाहर टीम बैठी हुई है वो इसमें मुतहर्रिक थी। और जब बात हुई ईरान इसराइल तनाज़े को हल करने के हवाले से, तो पाकिस्तान ने उसमें बड़ा रोल प्ले किया, उसमें किरदार अदा किया। ये तो पाकिस्तान एक इंटरनेशनल प्लेयर बनता जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रजत साहब, आपने अपने इंट्रो में भी बड़ी तफसील से बातें की हैं। इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो इस वक्त आलमी दुनिया का एक तारा बना हुआ है। हम इस रीजन में भी और आलमी दुनिया में भी हमारी एक बड़ी हैसियत है और हमारी उस गिरफ्त में इजाफा भी होता जा रहा है। तो जो देखिए कि ईरान हमारा बरादरी इस्लामी मुल्क है। अभी कुछ दिन पहले जैसे जब हमारे हालात हिंदुस्तान के साथ ख़राब हुए, तो उसमें जो यानी कि ईरान है उसने हमारा बेपनाह साथ दिया। मतलब उसने हमें इस्लामी भाई समझकर, उनके जो प्रेसिडेंट है वो हमारे साथ खड़े रहे और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ उनके मुल्क में जाकर उनका शुक्रिया अदा करने भी गए उनका। यानी कि हम अपने ईरान भाइयों के साथ खड़े हैं, हमेशा खड़े रहेंगे, क्योंकि ये जो इसराइल है ये जिस तरीके से जिस दहशत गर्दी से, जिस बर्बरियत से ये इनके ऊपर हमला करता रहा और उसको फिर मुंह की खानी भी पड़ी, इसको इसराइल को ईरान से मुंह की खानी पड़ी। तो हमारा जो ताल्लुक है, एक बड़ी अहम बात है। अभी प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद भी कहा कि आखिरी दिनों में बहुत मार पड़ी, और मुझे भी फिर यही लगता है कि शायद जब जंगबंदी की बात हो रही थी, तो जैसे अभी खालिद साहब बात कर रहे थे, बिल्कुल उसी तरह है कि ये जो ताकत है इसका जवाब ताकत से दिया गया तो फिर अमन हुआ। जी देखिए, ताकत का जवाब जब ताकत से आप नहीं देंगे तो फिर कैसे अमन मुमकिन हो सकता है? यानी कि अमन होना चाहिए। अमन से बढ़ तो नहीं हो रहा ना अभी तक। जी देखिए, अमन से बढ़कर कोई बात नहीं। जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये बात कही है कि हम गजा को भी देखना चाहते हैं कि उसके हालात को भी बेहतर करें, तो अगर आपको ईरान इसराइल नजर आता है और दूसरे ममालिक जैसे यानी कि जंगें नजर आती है, तो फिर गजा भी नजर आना चाहिए। यानी कि हाँ जी, उस रूस के ऊपर भी उन्होंने बात की कि हम इसको जंग को भी खत्म करना चाहते हैं। पाकिस्तान बिल्कुल चाहता है कि इस रीजन में जहां पर भी कहीं जंगें हो रही हैं तो प्रेसिडेंट ट्रंप उसमें अपना किरदार अदा करे। पाकिस्तान अपना रोल प्ले करने को तैयार है। वो इसराइल जो है, जैसे मैं पहले भी कहता रहा हूं सर, ये जनरल असेंबली की करारदाद खुद साख्ता 181 की जो करारदाद थी उसके जरिए मार्ज वजूद में आया था। और इस इसराइल ने आज तक सर सारे मुस्लिम ममालिक जो है उनके साथ जंगें की हैं। यानी कि ये 14 मई 1948 को ये बना है और ये 15 मई से आज तक जितने मुसलमान ममालिक हैं, चाहे कतर है, लेबनान है, मिस्र है, गजा है, फलस्तीन है और ये ईरान है, ये उनके साथ लड़ाइयाँ करते आ रहा है। तो इसको जो है, इसको भी अमन की जो जुबान है इसको समझानी चाहिए। अगर इसको समझ नहीं आती तो फिर वही सलूक हुआ जिसका यानी कि अमेरिका ने भी इजहार कर दिया कि अगर हम इसमें इंटरवेन नहीं करते तो ईरान जो है वो इसको बड़ी मतलब मार दे रहा था इसराइल को, और उसके हमने फिर त्यारे वापस भिजवाए। जंगबंदी हुई है, ये बड़ी अच्छी बात है। तजारत की तरफ आना चाहिए, सबको अमन के साथ रहना चाहिए। अगर कोई नहीं रहना चाहता है, अगर उसको अमन की जुबान समझ नहीं आती है, तो फिर इसके साथ वही हाल होगा जो हमने हिंदुस्तान का किया या जो ईरान के साथ कर रहा है। सो अभी वक्त है, हम सबको मिल बैठकर ये सोचना चाहिए। और ये दुनिया जो है अब इस चीज की यानी कि मुतकाजी नहीं हो सकती कि आप तजारत को छोड़कर, आप माशियात को छोड़कर आप जंगों की तरफ चले जाएं। सारी दुनिया जो है उसके बाद सब देखिए कि बड़ी जिद्दत जाहिर है आज 21वीं सदी में जब हम बात करते हैं तो फिर इंसान में इतनी तहजीब और इतना शऊर तो होना चाहिए कि हम अपनी गुफ्तगू के ज़रिए, बातचीत के ज़रिए, मुज़ाकरात के ज़रिए मसाइल को हल कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद जब मुकाबले होते हैं तो फिर मुकाबले तो होते हैं असद चौधरी साहब। और ये समझा जा रहा था कि भारत जो है वो अपनी सफारतकारी में, वो अपनी चरब ज़बानी में, वो अपनी आबादी की वजह से, वो अपनी मईशत की वजह से पाकिस्तान पर हावी रहेगा। लेकिन अभी जिस तरह खालिद साहब ने भी बात की, ये बड़ी अहम बात है कि वो अपने तमाम तर सोशल मीडिया अकाउंट्स के बावजूद और अपने
प्रोपेगंडे के बावजूद और लोगों अपने मुफादात उन दूसरी रियासतों के ममालिक के होने के बावजूद इतना ज़्यादा नाकाम रहा कि आज वो एलामिये में पहलगाम शामिल नहीं करवा सका, कायल नहीं कर सका कि इसमें पाकिस्तान मुलव्वस था, लेकिन बलूचिस्तान का जिक्र आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि हम जीते, हमारी सफारतकारी जीती, हमारा सोशल मीडिया जीता, हमारा बयानिया जीता। जी बहुत शुक्रिया नजम साहब। शुहदाए करबला को सलाम अकीदत पेश करते हुए मैं तमाम पाकिस्तानियों को नए साल के लिए नेक ख्वाहिशात जो है वो पेश करता हूँ। और ये जो आपने पूछा कि शंघाई ताउन तंजीम में जो एलामिया जारी हुआ है भारत की, इसमें सुर्खी हुई, इसमें एक एंगल नजम साहब ध्यान में रखें कि दुनिया के तमाम ममालिक, खासतौर पे ये जो इस तंजीम के ममालिक हैं, इनकी इंटेलिजेंस एजेंसियां बड़ी स्ट्रांग है, तो उनके पास अपनी भी खबरें होती हैं कि भारत जो है उसने ये फॉल्स फ्लैग किया है और पाकिस्तान के ऊपर इस तरह के जो बेबुनियाद इल्जाम थे। तो डे वन से चाइना को भी पता था, उसके अलावा रूस को भी पता था, रूसी रियासतों को भी पता था, और उसके अलावा ईरान को भी पता था, और यकीनन इंटरनेशनल जो बड़ी पावर्स हैं उनको भी पता था कि ये फॉल्स फ्लैग है। तो एक तो ये कि ये स्टैब्लिश हो गया इस एलामिया के बाद कि ये फॉल्स फ्लैग था, भारत को एक आलमी फोरम के ऊपर जो है वो समझे कि एक जवाब दे दिया गया है। दूसरी चीज ये कि इसमें चीन और पाकिस्तान जो है वो दोनों, क्योंकि मेन चीन इसमें प्लेयर है, रूस है एससीओ कॉन्फ्रेंस की तंजीम में, तो चीन का जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है वो हमारे बलूचिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा है। तो जो जाफर एक्सप्रेस वाकया जो हुआ उसका जो जिक्र होना है, तो आप उसको सी पैक के हवाले से जरूर देखें कि अगर उसके बलूचिस्तान के अंदर सी पैक के अंदर यहाँ पे खित्ते के अंदर भारत जो है वो दहशतगर्दी की पुष्टपनाही कर रहा है, और ये सारे जो यहाँ पे जो प्लेयर्स हैं जो कर रहे हैं, तो वो उस चीज का भी एक इंडिकेशन था कि चीन भी स्टेक होल्डर है। तो इसलिए बलूचिस्तान का जाफर एक्सप्रेस का जो है उसके अंदर जिक्र जो है वो एक और स्ट्रेटेजिक पहलू है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जैसे खालिद साहब ने भी मेंशन किया कि जब आप जीतते हैं तो आपकी हैसियत ही और होती है, फिर उसके बाद आपकी बात सुनी जाती है, फिर आपकी बात करने में आपके वजन भी जो है ना वो होता है, लोग उस चीज को समझते भी हैं। और फिर जो जिस तरह की मुतहर्रिक सफारतकारी पाकिस्तान ने की है, और उसके अलावा ये कि भारत ने जो 6-7 मई से लेके 10 मई तक जिस तरह से अपनी क्रेडिबिलिटी को जिस तरह से लूज किया है, तो उसके बाद ये सारी चीजें इकट्ठे होके अब ये हर जगह पे भारत को इस तरह की सुक्की जो है वो मिलेगी और मिलती चली जा रही है। उसका सिलसिला जो है वो ना खत्म होने वाला है अगर भारत जो है वो अपना अमल जो है वो बेहतर नहीं करेगा, पाकिस्तान के साथ कोई डायलॉग का रास्ता नहीं खोलेगा, उसके अलावा ये कि ये इल्जामात तराशी जो है वो सारी खत्म नहीं करेगा, तो भारत इसी तरह से आइसोलेटेड होता चला जाएगा। पाकिस्तान जो है उसकी अहमियत बढ़ती जा रही है खित्ते के ममालिक के अंदर भी, और उसके अलावा ये कि ये जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनके अंदर भी पाकिस्तान की अहमियत बहुत बड़ी है। और जो भारत की अभी वो तजारत की नज़र से देखते थे, मुझे लगता है कि भारत को अब उन्होंने तजारत के लिए भी कोई इतना अहम पार्टनर नहीं समझना जो है ना वो अब मजीद उसको जारी रखा हुआ, अब वो इस चीज को भी जो है वो नजरअंदाज करते जा। आबादी जो है इस वक्त बास जगहों पर तो यहाँ तक क्लेम है कि इस वक्त भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला मुल्क बन चुका हुआ है। चीन को भी बाज़ हवालों से कहते हैं कि चूंकि वहाँ पर ये पॉपुलेशन प्लानिंग पे तो अमल नहीं करते, पाकिस्तान में भी ये मसला तो है, हमारे पूरे एशिया का मसला है ये, लेकिन भारत जो है वो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी, उसके बावजूद उसको अहमियत नहीं मिल रही। यानी कि आप इतनी बड़ी आबादी रखते हैं, इतनी बड़ी मईशत रखते हैं, इतने ज़्यादा आपके पास कंज्यूमर्स मौजूद हैं, लेकिन दुनिया अपनी चीज़ें बेचने के लिए भी इस लालच के तहत भी आपको इज्जत नहीं दे रही। वो इसलिए नहीं दे रही कि आप एक नाहल और झूठी कौम जो है वो बन के सामने आए हैं। एक तो ये कि आपके अंदर जंग लड़ने की सलाहियत नहीं है, उसके अलावा ये कि आपका कोई कॉल नहीं है, आपने वादे किए, जब आपने जंगबंदी की तो आपने रिक्वेस्ट की कि आप कश्मीर के ऊपर मुज़ाकरात करेंगे, इंटरनेशनल फोर्सेस को आपने गारंटीज दी, उस वक्त आपने मिन्नत करके जंग बंदी करवाई, उसके बाद आप अपनी जुबान से फिर रहे हैं, फिर उसके बाद ये कि आप पानी को एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। ये दुनिया के अंदर एक बदतरीन और शर्मनाक तरीन जो है वो हरकत जो है वो इसको समझा जा रहा है। मतलब लोएस्ट लेवल पे ये उनके जो दफाई तजिया निगार हैं परवीन सानी, उन्होंने कहा कि ये बहुत छोटे मुल्क वाली हरकतें हैं, किसी मुल्क का पानी बंद करना जो भारत कर रहा है। तो आप अगर एक बड़ी ताकत बनना चाहते हैं तो बड़ी ताकत वाले आप एक्शंस भी उसी तरह के आपके नजर आने चाहिए। आप अगर आप छोटी छोटी हरकतें करेंगे तो दुनिया आपको एक छोटा मुल्क समझना शुरू कर देगी, आपकी इज्जत खत्म हो जाएगी, चाहे आपका साइज बहुत बड़ा हो।
लेकिन ये कि आपकी इज्जत किसी की नजर में नहीं होगी, फिर उसके बाद आपकी मईशत को दूसरे जो फायदे हैं उनको भी लोग पीछे जो है वो रखते चले जाते हैं कि जिस बंदे की जुबान नहीं है, जिसका कोई इखलाक नहीं, जिसका कोई किरदार नहीं है, जिसके अंदर लड़ने की सलाहियत नहीं, जिसके अंदर मामला दुरुस्त रखने की सलाहियत नहीं है, तो उनके साथ मामलात ही नहीं चल सकते। और खासतौर पे ये कि जो बीजेपी का वहां पे जिस तरह से जोर बढ़ता जा रहा है, तो अब मुसलमान ममालिक के अंदर भी बड़ा शिद्दत से इस चीज का, खासतौर पे खलीजी ममालिक के अंदर भी एहसास बढ़ रहा है कि कल को क्या हमारी सरमायाकारी भारत के अंदर महफूज होगी। तो उन्होंने भी बहुत ज्यादा एहतियात पसंदी शुरू कर दी है, क्योंकि मुसलमानों के खिलाफ जो भारत के अंदर इस वक्त हो रहा है, उसके बाद ये कि अब खलीजी ममालिक को भी बहुत ज्यादा इसके ऊपर तशवीश है कि क्या कल को हमारी जो इतनी बड़ी बड़ी हम सही। हंड्रेड्स ऑफ बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो क्या ये कल को वहाँ भारत में महफूज होंगी, हमारी जो वहाँ पे तनसीबात होंगी, हमारे बिजनेसेस होंगे। तो इस चीज से भी जो भारत की क्रेडिबिलिटी है वो हर तरह से जो है वो डैमेज हुई है। तो आपने मेरा एक ख्याल है बड़ी कि बड़ी भारत बड़ी जो भी मजेदार बात की। आपने कहा कि अगर आपने बड़ी ताकत होना है असद साहब, तो आपने कहा कि आपका बड़ा ज़र्फ भी होना चाहिए, आपका बड़ा किरदार भी होना चाहिए। ये बड़ी आपने अहम बात की। और दूसरी बात एक और सियाने कहा करते हैं, सियाने कहते हैं कि अगर आपने यानी कि दुआ करनी है कि और कहते हैं कि अगर आपने दोस्त चुनने हैं तो वो ज़र्फ वाले चुने, यानी कि अल्लाह ताला की नेमत है कि अगर आपको दोस्त ज़र्फ वाले मिलते हैं। लेकिन मैं उससे भी आगे बढ़ के कहता हूँ कि ये भी अल्लाह ताला की नेमत है कि आपको कोई दुश्मन ज़र्फ वाला मिल जाता है, किरदार वाला मिल जाता है। तो हमें तो दुश्मन भी ज़र्फ वाला और किरदार वाला नहीं मिल रहा इस वक्त। दोस्त हमारे ज़र्फ और किरदार वाले ज़रूर हैं, लेकिन हमारे जो दुश्मन है उसका कोई ज़र्फ नहीं है, उसका कोई किरदार नहीं है, उसकी कोई एबिलिटी नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत छोटे लोग हैं। मैं खालिद साहब आपकी तरफ आना चाहूँगा। हमने पाकिस्तान और इंडिया की जंग में भी देखा, हमने इसके बाद ईरान और इजराइल की जंग में भी देखा कि जंगें जो हैं ये बिल्कुल जिस तरह हमारे दूसरे गैजेट्स जो हैं स्मार्ट होते चले जा रहे हैं, हमारी जंगें भी जो हैं स्मार्ट वार्स में तब्दील होती चली जा रही हैं। बहुत ज़्यादा टेक्निकल, बहुत ज़्यादा स्मार्ट। अब तो किसी भी जगह पे हम ये देखेंगे फ़ौजियों की मूवमेंट हो उस तरह या बाकायदा टैंक उस तरह मूव करें, वो बहुत कम रह गया है, वो नहीं हो रहा। ये जंगों के स्टाइल में तब्दीली आना, टेक्नोलॉजी का आना, स्मार्टनेस का आना, इसको किस तरह देखते हैं? जी नजम साहब, एक तो भरपूर अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुजाहरा देखा अभी पिछले महीने जो हुआ था, और उस किस हद तक ओवरऑल आर्म फोर्सेस ने, खास तौर पे पाक फिजाइया ने जितने ऑपरेशंस किए थे, मेरा ख्याल है वो बेहतरीन एक मिसाल थे टेक्नोलॉजी के फ्यूजन के, इंटीग्रेशन के, नेटवर्किंग के, क्लोज कोलैबोरेशन पे, और जैसे मैं जॉइंटनेस के बिटवीन एयरफोर्स, आर्मी एंड नेवी एंड अदर फोर्सेस, ये बेस्ट एग्जांपल थी मेरा ख्याल है। और मैं अक्सर ये कहता हूँ कि मैंने जितनी एज अ स्टूडेंट ऑफ स्ट्रैटेजी या हिस्ट्री पढ़ी है जंगे, आप नोट करें कि 1965 हो, 71 हो, कारगिल हो, मेरा ख्याल है इससे ज्यादा अच्छी इंटीग्रेशन पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस में मैंने कभी नहीं पढ़ी। और ये सब आपसे वॉर वेटरन्स भी एग्री करेंगे कि इट वाज सो वेल नेटेड, जिसको मैं कहते हैं नेटवर्किंग थी, कि एक एक मूव्स जब आप इतनी कैलकुलेट करके करते हैं। और विद इन एयरफोर्स भी आपने देखा था कि मैं शुरू दिन से, मैं पहले भी अर्ज किया था कि मल्टी डोमेन ऑपरेशंस आप कर ही नहीं सकते। मल्टी डोमेन ऑपरेशन यही होते हैं जिसके अंदर एयरबोर्न अर्ली वार्निंग्स भी होते हैं, जैमर्स भी होते हैं, फाइटर जहाज भी होते हैं, सरफेस टू एयर मिसाइल्स भी होते हैं, एयर डिफेंस कंट्रोलर्स भी होते हैं, सैटेलाइट और स्पेस टेक्नोलॉजी भी होती है, एटमॉस्फेरिक फोर्सेस भी होती हैं। तो ये सारों को जब तक आप इंटीग्रेट ना करें और एक गोल पिक्चर ना बनाए, गोल पिक्चर ही होती है कि जैसे फुटबॉल वाले गोल करते हैं, प्लेयर्स करते हैं, उस तरह जब आपको पता हो कि हमने यहाँ पे जाके ये वाला एक्शन करना है, पूरी जब तक फोर्सेस ना करें, और पूरी फोर्सेस आप इंडिविजुअली जितनी मर्जी कर ले। क्विक एग्जांपल हिंदुस्तान की देखें, 85 टू 90 एयरक्राफ्ट उस दिन हवा में थे उनके। इंटीग्रेटेड उतने थे कि नहीं जितने इतने जहाजों को होना चाहिए? मेरा ख्याल ये नहीं थे। और पाक फिजाइया के 42 जहाज थे हवा में, फाइटर जहाज थे उस वक्त, और बाकी सपोर्ट जहाज होके इंटीग्रेटेड थे, आई थिंक एब्सोल्यूट थे। और जो आपने विक्ट्री देखी अल्हम्दुलिल्लाह, जो परफॉर्मेंस देखी उनकी, वो एब्सोल्युटली बेस्ड ऑन नेटवर्किंग एंड क्लोज कोलैबोरेशन और इंटीग्रेशन और टेक्नोलॉजी से भरपूर काम था। तो दुनिया में आने वाली जंगें ये तो सोचा भी नहीं जा सकता, क्योंकि आने वाली दुनिया में ये नहीं देखा जाएगा कि आपने इंडिविजुअली कितने अच्छे फाइटर जहाज इंडक्ट किए हुए हैं, आपने राफेल 100 ले लिया या 500 ले लिया, इट विल नॉट मैटर। आपने उनको एम्प्लॉय कैसे किया है, उनके दूसरे जहाजों से इंटीग्रेट कैसे किया है, दूसरी सर्विसेज से
आर्मी और नेवी अगर एयरफोर्स उड़ रही है तो उनसे आपकी कोलैबोरेशन और गोल्स कैसे सेट किए होंगे आपने। तो आने वाली जंगों में ये कोई डॉग फाइट नहीं है कि 2 पायलट हवा में जाएंगे, लड़ाई करेंगे, एक पायलट की अच्छी हैंडलिंग थी, सिचुएशनल अवेयरनेस अच्छी थी तो उसने दूसरे को मार गिराया, वो वक्त चले गए। अब इंटीग्रेटेड फोर्स होगी और जॉइंटनेस जितनी ज्यादा अच्छी होगी, एक दूसरे से अंडरस्टैंडिंग उतनी अच्छी होगी। और सबसे बड़ी बात जो हमें नजम साहब, वो ये था कि हम अग्रेसर नहीं थे, हमारे गोल ऑब्जेक्टिव कुछ नहीं थे, हमारा एक गोल था, हमारी मुल्क की सॉवरेनिटी, इंडिपेंडेंस और आने वाली नस्लों का फ्यूचर। दिस वाज द गोल। जब आप इतनी इंस्पिरेशन बैक होते हैं, वो आपको रेजिलियंस देती है टू फाइट बैक, और वही आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह नजर आया है। मैं इस वक्त देख रहा था अभी, जब चूंकि ये बजट के दिन है खालिद साहब, तो हम ये देख रहे थे कि हमारा जो दिफाई बजट था वो $7.7 बिलियन से $10 बिलियन, $10.4 बिलियन, इसी के दरमियान में हम इसकी रिपोर्टिंग पढ़ते रहे। लेकिन जब हमने देखा कि इंडिया जो था वो $82 बिलियन से $88 बिलियन पे खड़ा रहा, और अभी वो उसमें कोई $21 बिलियन का और कोई इजाफा करने जा रहे हैं, और उससे वो 110 पे पहुंच जाएंगे अरब डॉलर के ऊपर। तो इतना बड़ा बजट, लेकिन अगर आप रोल्स रॉयस ख़रीद लेते हैं, आप कोई बहुत ही जदीद किस्म की गाड़ी ख़रीद भी लेते हैं, आप उसको चलाना नहीं जानते तो आपको तो मेहरान वाला पीछे छोड़ जाएगा जिसको चलानी आती होगी। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि राफेल का, जैसे मैंने पहले बेयर्स किया कि आप राफेल खरीद सकते हैं जब तक आप उनकी एम्प्लॉयमेंट नहीं करेंगे। और आपने देखा होगा, मैं आपके व्यूअर्स के लिए क्विक हाईलाइट कर देता हूं कि टेक्नोलॉजी वाइज तो जहाज जबरदस्त है। राफेल की एग्जांपल हम सब बेहतर समझते हैं क्योंकि वो हमने मारे हैं, वो उनका बहुत बड़ा प्राइड था। नजम साहब, राफेल 2001 में इंडक्ट हुए थे फ्रेंच नेवी में। मैं क्विक एग्जांपल से साबित करने आपको सपोर्ट करता हूं आपके आर्गुमेंट को। राफेल 2001 में फ्रेंच नेवी में इंडक्ट हुए। पिछले 24 सालों में टोटल 9 क्रैश हुए जहाज के, यानी जहाज तबाह हुए 9। 2 जहाज आपस में हवा में टकरा गए थे, दोनों पायलट जिंदा बच गए थे, और टोटल आज तक 6 पायलट्स की जानें गई हैं 9 जहाजों के जो एक्सीडेंट्स हुए हैं। तो अगर मैं एवरेज निकाल, मैं एक दिन बैठा हिसाब कर रहा था कि पिछले 24 सालों में टोटल 7 या 9 जहाज क्रैश हुए। हर 3 साल बाद एक जहाज क्रैश हुआ है राफेल, 3 साल बाद एक, और मोस्टली टेक्निकल वजह से। कॉम्बैट में आज तक लूज नहीं हुआ। और हमारे हिंदुस्तान के दोस्तों ने, जो एयरफोर्स के हैं, उन्होंने 1 घंटे में 3 गिरवा दिए बजाय 3 साल में 1 गिराने के। सो दिस इज द इक्वेशन दैट शोज अ लॉट कि आपने ट्रेनिंग करनी थी, आपने इंटीग्रेट करना था, आपने वॉर प्लान करने थे। और उनके सीडीएस क्या कहते हैं, अनिल चौहान साहब कहते हैं कि हमने वॉर में टैक्टिक्स को रियलाइज किया कि फॉल्टी है, फिर हमने टैक्टिक्स इंप्रूव किए, हमने एयरफोर्स ग्राउंड कर दी। तो मैं उनसे दोस्तों से पूछता हूं कि कोई दुनिया में फाइटर जहाज खरीदे, इसलिए भी एयरफोर्स खरीदती है कि जंग के दौरान ग्राउंड कर दे, और दुनिया में कोई ऐसी कौम भी है जो जंग लड़ती है ताकि टैक्टिक्स इंप्रूव कर सके? तो दिस इज एन ओपन क्वेश्चन फॉर एवरीबॉडी। सही, मैं थोड़ा सा इसी जो मौजूदा सूरत हाल बनी हुई है अहमद राय साहब, उस पर थोड़ा सा आपको कमेंट चाहूँगा कि इस वक्त एक इक्वेशन बनी हुई है, एक आपस में जोड़ी बनी हुई है, और जिस तरह हमारे इदारे एक दूसरे के साथ ताउन कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ, अभी खालिद साहब जिस तरह बात कर रहे थे कि हमारी एयरफोर्स में, हमारी नेवी में और हमारी आर्मी में, बड़ी फ़ौज में एक आपस में एक राब्ता होना चाहिए, आपस में मिल के इंटेग्रेट होकर हमने आगे बढ़ना है। इसी तरह मुझे लगता है कि इस वक्त अगर हम सियासी मंजरनामे पर देखें और कौमी मंजरनामे पर देखें तो हमें अपनी फ़ौज, अपनी जो हुकूमत और अपनी अदलिया और इसके साथ साथ वो तमाम बाशऊर अवाम जो तरक्की देखना चाहते हैं, वो हमें इकट्ठे नज़र आते हैं। उनके दरमियान में कोई भी झोल नहीं है। पूरी कौम जो है वो फ़ौज के पीछे खड़ी हुई है कि इंडिया के मुकाबले में, सिवाय चंद शरपसंदों के। तो ये जो एक नई चीज़ सामने आई कि फ़ौज, हुकूमत, अदलिया एक साथ खड़े हैं, अज़म एक है कि पाकिस्तान की तरक्की, उसको बचाना। सर ये बड़ी मतलब आम सादा सी बात है, आप अपने लोगों से लड़ेंगे तो हार जाएंगे। जब एक घर में कोई लड़ाई होती है, आपस में कुछ ऐसा होता है, तो वो किसका नुकसान होता है? अपने घर का नुकसान होता है। जैसे कहते हैं कि घर को आग लगी घर के चिराग से। आपने 9 मई किया तो अपने मुल्क का नुकसान किया। और ये देखिए कि जब कौम एक हुई, एक पेज पर आ गई, अदलिया खड़ी हो गई, सियासी क़यादत खड़ी हो गई, हुकूमत जो है वो खड़ी हुई और अपनी अस्करी क़यादत के साथ, और जब यानी कि फ़ौज और सियासी क़यादत जब दोनों मिल बैठी, तमाम स्टेक होल्डर खड़े हो गए और कोर्ट भी खड़ी हो गई और कौम सारी अपनी फ़ौज के साथ खड़ी हो गई, तो आपने उस हिंदुस्तान को शिकस्त दी जिसका भी आप बजट बता रहे हैं कि किस हद तक वो हमसे आ गया अपने बजट में। हमने उसको ऐसी शिकस्त दी, ऐसी मार लगाई उसको कि वो रहती दुनिया तक याद रखेगा। हम जीत सकते हैं,
हम हिंदुस्तान से जीत सकते हैं, हम सारी दुनिया से जीत सकते हैं जब हम ऐसे मुट्ठी होकर यानी कि एक होकर फैसला करेंगे तो ये कौम जीतेगी। इस कौम में बड़ा पोटेंशियल है। लेकिन सवाल फिर वही आपकी अच्छा, वैसे बात मैं का, देख रहा था आज जिस तरह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खुद चल के, और जिस तरह उन्होंने तस्वीरें भी मैंने देखी, वीडियोस भी देखी, उन्होंने असद कैसर के साथ जाके शेक हैंड किया, उन्होंने बैरिस्टर गौहर के साथ जाके शेक हैंड किया, उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी तो खैर इत्तेहादी हैं लेकिन उनको भी जाके इज्जत दी, फिर वो शेर अफजल मरवत भी थे, मैंने उनको भी देखा। मैं आपको माजी की एक उनसे बात जरूर बताऊंगा इसमें। आपको याद होगा जब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ आज प्राइम मिनिस्टर है, जब ये अपोजिशन लीडर थे तो क्या इन्होंने नहीं कहा बार बार कि आए, बानी पीटे से नहीं कहा कि वज़ीर आज़म आए, मैं आपसे हाथ मिलाता हूं और मिसाक मईशत कर लें। सही है, मिसाक मईशत की बात होती रही माजी में, तो क्या कहा उस शख्स ने जो आज जेल की चक्की काट रहा है और जो इस मुल्क का, जिसने इस मुल्क की पार्लियामेंट्री रवायात को, इस पाकिस्तान की इंटेग्रिटी को पूरी दुनिया के सामने जिसने बेड़ा गर्क कर दिया, ऐसे एक लफाफा यानी कि कागज लहरा कर दुनिया के साथ हालात खराब करके इस मुल्क को दिवालिया करके और यानी कि बरूदी सुरंगें खोद कर चला गया वो शख्स, जिसका हमने कितनी देर तक हमने उसको भुगता। तो यही आज के प्राइम मिनिस्टर जो थे वो नजम साहब, वो गए उनके पास, बानी पीटीए के पास, क्या है, मिलकर चलते हैं, इस पाकिस्तान की नैया को पार लगाते हैं जो डूब रही है। तो उसने क्या कहा कि मैं आपसे हाथ नहीं मिलाऊंगा, मैं तो अपोजिशन से हाथ नहीं मिलाऊंगा। अगर अपोजिशन से हाथ उस वक्त मिलाते तो ये पाकिस्तान कभी दिवालिया नहीं होता, ये पाकिस्तान कभी पीछे न रहता और हमें दुनिया से जाकर नहीं मांगना पड़ता था। हमने जब भी दुनिया के सामने गए तो हमने जाकर हमने यानी कि यही कहा कि हम जिनके मिलकर चलना चाहते हैं, हम आपसे तजारत करना चाहते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान है, ये नारा किसने लगाया था? प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान है तो सब कुछ है, आए इस मुल्क को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो मजाक उड़ाया जाता है। ये कामयाबियां जो है, लेकिन सर आप जी कहना चाह रहे हैं सर, ये सिर्फ यही बात है कि आए सब मिलकर पाकिस्तान की इज्जत की खातिर, इसकी नमूस की खातिर इकट्ठे हो जाए और इसको आगे बढ़ने दें। आज ये मुल्क तरक्की करे, इसको रास्ता मिल गया है। मेरी बात सुनिए अहमद साहब, हमें कुछ चीजों के ऊपर इत्तफाक राय कर लेना चाहिए। कुछ चीजें, पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान की फौज, इस पर पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन, इसको बेहतर बनाना, मसला कश्मीर को आप देख लीजिए, पानी का मसला हमें दरपेश होगा उसको देख लीजिए। तो मेरे ख्याल है इन तमाम चीज़ों को, इस पर सियासत नहीं करनी, इस पर हमने सब ने इकट्ठे होना है। और असल में कामयाबी, फिर वो बुनियादी बात की तरफ चला जाऊंगा कि असल चीज़ तो ताकत है। आपके पास जो भी ताकत है, और इस वक्त मुआशी ताकत बहुत बड़ी ताकत है। असल चीज़ सब आपकी मईशत पर भी गहरी नज़र है। इस वक्त हमें जो जंग के मैदान में कामयाबी मिली, इस वक्त जो हमें सफारती महाज पे कामयाबी और अहमियत मिल रही है, इसको हमने तब्दील करना है, इसको लेकर आना है मुआशी कामयाबी में। अवाम को फलाह बहबूद मिले, उनको तरक्की मिले, उनको पैसा मिले, खुशहाली मिले, इसमें किस तरह होगा ये? अच्छा नजम साहब, अभी जो बात हो रही थी कि जो हार्मनी इस वक्त मुल्क के अंदर चल रही है और इदारों में और उसके अलावा गवर्नमेंट के सारे मतलब स्टेक होल्डर्स है, पॉलिटिकल पार्टीज है, वहाँ में सबके अंदर एक बड़ा मिसाली तावन है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ जो है ना उसको ध्यान में मतलब रखना चाहिए पूरी कौम को इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। सांपों से उसमें सलूक नहीं होता। आपने ईरान के अंदर जो देखा कि सबसे ज़्यादा नुकसान जो पहुंचाया वहाँ पे शुरू में, वहाँ पे जो नेटवर्क वहाँ पे गद्दारों के थे उन्होंने नुकसान पहुंचवाया था फौरी तौर पे, जो उनके ऊपर उस्ताद आके पड़ी थी। तो पाकिस्तान में जितने सांप हैं, आप एक जो हार्मनी है उसको कायम करें, लेकिन ये जब कामयाबी मिलती है तो उसी दौरान आपको जो है ना अपनी खामियों को भी देखना होता है। तो आपके मुआशरे के अंदर जो लोग आपकी रियासत के खिलाफ हैं, जो सालमियत के खिलाफ हैं, जो बैरूनी एजेंडे के ऊपर हैं, उनके साथ भी जबरदस्ती से जो है ना वो आपको कोई हार्मनी बनाने की जरूरत नहीं। दुश्मनों को पहचानना और उनको जो है वो फौरी तौर पे डील करना, खासतौर पे गद्दारों के साथ, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होती है। बाकी ये कि जो मईशत के हवाले से मैं इस चीज पे, एक तो ये कि जो फील्ड मार्शल की मीटिंग है प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ, वो शायद उनको इस वक्त पाकिस्तान के उन ट्रबल एरियाज के अंदर इन्वेस्टमेंट करवाना चाह रहे हैं जहाँ पे पाकिस्तान के जो दुश्मन है, खासतौर पे भारत जो है वहाँ पे शरारतें कर रहा था। तो इसलिए जो है वो वहाँ पे सी पैक के अंदर ट्रंप और अमरीकी जो सरमायाकार है उनकी रेयर अर्थ मेटल्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करवाना चाह रहे हैं, ताकि बलोचिस्तान हो, उसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान हो, पख्तूनख्वा हो, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो जाए। उसके अलावा इस इन्वेस्टमेंट से फिर खलीजी ममालिक जो है उनको भी एक यकीन दहानी होगी कि अब क्योंकि यहाँ पे अमेरिका की जो टांग है वो फंसी हुई है, तो अब ये कि हम भी सरमायाकारी कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये कि कल को इन एरियाज के अंदर पाकिस्तान में जो ट्रबल चल रही है उसके कोई असरात नहीं होंगे। और तीसरी जो चीज़ ये इस वक्त बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं मतलब गवर्नमेंट से भी इस चीज़ पे जो है उनकी तवज्जो दिलाऊंगा
कि अगर फील्ड मार्शल की जैसे ट्रम्प के साथ मुलाकात हुई तो यूएन के चार्टर के मुताबिक अगर किसी मुल्क के ऊपर पाबंदियां लगी हों तो उसके जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वो उनके साथ सर्टन ट्रेड्स कर सकते हैं, जैसे अशिया खुर्दोनोश है, इसी तरह से बहुत सी बुनियादी जरूरियात की चीजें। तो पाकिस्तान की ईरान के साथ जो तिजारत है उसके लिए कुछ रिलैक्सेशन अमरीकियों से पहले भी पाकिस्तान ने ये चीजें इनिशिएट की थी, नेगोशिएशंस उनसे शुरू की थी और अब दोबारा करें। हालांकि अभी बातचीत तो हो रही है, ट्रंप ने भी इस चीज का अंदिया दिया है कि जी उनसे पाबंदियां हम हटा सकते हैं कुछ और वो तिजारत कर सकते हैं, चीन को तेल बेच सकते हैं। लेकिन अगर वही रिलैक्सेशन पाकिस्तान को भी मिल जाए तो पाकिस्तान को एक पहला ऐसा हमसाया मिलेगा जिसके साथ हम इक्वल ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक हमारी इक्वल ट्रेड किसी भी हमसाये के साथ नहीं हो रही। चाइना के साथ हो रही है तो उनसे इंपोर्ट ज्यादा हो रही है, हमारी एक्सपोर्ट उनको कम है। इंडिया के साथ वैसे ही हमारी तिजारत बंद है। अफगानिस्तान के साथ जो अफगान ट्रांजिट के थ्रू जो है वो थोड़ा बहुत होता है, और बाकी है कि उनके साथ भी कोई इतनी जो है वो मतलब सीधी टैक्सेबल ट्रेड है वो नहीं होती। तो ईरान जो है उसने मैन्युफैक्चरिंग में भी काफी ज्यादा अपने आप को इम्प्रूव किया है हालिया कुछ दहाइयों के अंदर, कुछ पिछले पाबंदियों के बावजूद भी। और उसके अलावा हमें उनके तेल और गैस की बहुत जरूरत है, हम उनके बिल्कुल साथ जुड़े हुए हैं। तो हमें अगर तेल और गैस पाकिस्तान को ईरान से मिलती है, उसके अलावा बिजली वहां से जैसे बलूचिस्तान के लिए हम ले रहे थे, और अगर हमारी उनके साथ ट्रेड शुरू हो जाती है तो इसके लिए पाकिस्तान को स्पेशल परमिशंस इनिशिएट करनी चाहिए अमरीकियों के साथ। कम से कम हमें इस चीज की इजाजत तो दे, और ये यूएन का चार्टर हमें राइट देता है। जिस तरह से इंडिया उनसे तेल खरीद रहा है, जिस तरह से चीन उनसे तेल खरीद रहा है, जिस तरह से रूस और दूसरे ममालिक भी उसके साथ ट्रेड कर रहे हैं, तो हमारा भी राइट है कि हम ईरान के साथ पाबंदियों में, और अगर पाबंदियां हट जाती हैं तो फिर तो ये कि हमारी किस्मत ही बदल जाएगी। ये इतनी तिजारत हो सकती है, दुनिया का 12% तेल जो है वो ईरान के पास है। उसके अलावा गैस के दुनिया में सबसे बड़े जखायर उनमें से जो है वो एक या दूसरे नंबर पे ईरान के पास है। तो पाकिस्तान की तो किस्मत बदल सकती है अगर ईरान के ऊपर से इंटरनेशनल जो सैंक्शन है वो खत्म हो जाए। तो ये जो अमेरिकी इन्वेस्टमेंट है, उसके अलावा खलीजी इन्वेस्टमेंट है, और ईरान के साथ जो मैंने इस चीज का कहा है इस पे कोशिश करें। और यही अमेरिकी इन्वेस्टमेंट से फिर चीन को भी जो है वो हौसला अफजाई होगी कि अगर खलीजी आ रहे हैं और अमरीकी आ रहे हैं तो फिर इंशाल्लाह ये कि चीन जो है वो बहुत बड़ी सरमायाकारी, क्योंकि फिर एक मुकाबलेबाजी का जो है वो माहौल क्रिएट जो है हम आगे कोशिश कर सकते हैं आगे बढ़ने के लिए और तरक्की के लिए। मैं खालिद साहब आपकी तरफ आना है, लेकिन मैं अहमद साहब एक मुख्तसर सा मैं जवाब चाहूँगा। आपकी एनालिसिस क्या है इस हवाले से आपका कि पाकिस्तान ने अगर अब इकनॉमिक डेवलपमेंट करनी है तो हमें सबसे बड़ा मसला जो रहा वो इंटरनल जो था, एक बड़ी बड़ी सियासी तहरीकों का, एक खलफशार का, एक दुश्मनी का, वो बड़ा मसला रहा। हमारे इस्लामाबाद में, हमारे डी चौक में लोग आके बैठ जाते थे, हमारे जो फॉरेन के बड़े बड़े डेलीगेशंस थे, चीनी सदर तक, उनके दौरे मनसूख हो जाते थे। अब आपको मुस्तकबिल में नज़र आता है कि इस किस्म के चैलेंजेस दोबारा आ सकते हैं? मेरा नहीं ख्याल अब नज़र आएंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा ठुस हो गए। जो थोड़ा सा ऐसे उठ के ऐसे करते थे, वो उनकी जो पोजीशन है सर वो बड़ी पीछे चली गई। उसकी वजह ये नहीं है कि कानून ज़्यादा हरकत में आया है, हालांकि उनको कोर्ट बड़ा रिलीफ देती रही है। अगर कानून पूरे उसके शिकंजे में रहते, जो पाकिस्तान का लॉ कहते हैं, अगर वो पूरा नाफिज होता तो वो उसका जो सरबराह है या उसके जो ऐसे लोग थे वो जो दुनिया की प्रॉक्सी भी बने हुए थे और पाकिस्तान के हालात को खराब कर रहे थे। ये बीच में रहा ना कि खैबर पख्तूनख्वा की पूरी सरकारी मशीनरी इस्तेमाल करते हुए, बिल्कुल इस्तेमाल करते पुलिस को 1122 को उनको इस्तेमाल करते हुए चढ़ाई वफाक पे हमला किया गया। ये मैं 24 और 26 नवंबर वाली बात कर रहा हूं। बिल्कुल नहीं, एक दफा तो नहीं चढ़ाई की ना। उसका जो बानी है, पहले भी एससीओ कॉन्फ्रेंस जब पाकिस्तान में थी, उसका जो बानी, उसकी ट्रेनिंग ये थी। वो नौजवानों को क्या ट्रेन करते रहे, गुलेल देते रहे, दलील नहीं दी, कलब नहीं दी। उन्हें कहा कि भाई रियासत पर चढ़ दौड़े, और लोग क्या नारे लगाते रहे, बल्कि यहां तक चले गए कि अगर खान नहीं है तो पाकिस्तान नहीं है। भाई पाकिस्तान रहेगा इंशाल्लाह ताला, और इसने हमेशा कायम रहना है। अगर आपका कोई ऐसा एजेंडा है साजिश करने का या इस तरह करने का, तो आप कामयाब नहीं होंगे। मैं आपको ये मुख्तसर ये जरूर बात कहना चाहता हूं कि अब लोग उनके साथ नहीं खड़े हैं। वो कमजोर इसलिए हो गए कि अब लोग उनके साथ नहीं खड़े हैं। लोग 9 मई का और 26 नवंबर का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। अब लोग, उनके अपने जो बच्चे हैं, और कासम और सुलेमान को बाहर से लेकर यहां आए, उनके बाहर से यहां आने का मैं खर्चा देता हूं,
जो वो ट्रैवल यहाँ करें, पाकिस्तान लीड करें, हम यहाँ बैठकर सरकार की यानी कि रियासत की यानी चैनल पर बैठकर यहाँ बैठकर हम कहेंगे कि क्या बात है, उनके बच्चे आगे लीड कर रहे हैं। अपने बच्चों को बुलाएं ना, यहाँ से यहाँ बुलाएं, और जो यहूदी लाबी जहाँ से वो पल रहे हैं और जिनकी निगहदाश्त वहां पर जारी है, वो यहाँ आकर लीड करें, अपने बाप को बाहर निकालें जेलों से, और कौम के बच्चों का वक्त जाया नहीं करें। के बच्चों का सही है। मैं इसमें बहुत सारे लोग जो जब जंगों की बात करते हैं खालिद चिश्ती साहब, तो ये खतरा होता है कि एक जंग रुकी फिर दोबारा भी हो सकती है। पाकिस्तान और इंडिया की जंग के दोबारा इम्कानात और इसके साथ साथ ईरान इजराइल जंग के दोबारा इम्कानात किस हद तक आपको नज़र आते हैं, या आगे अगर हम स्ट्रेटजिकली देखें चलते हुए प्रेसिडेंट ट्रंप को वो गज़ा की और यूक्रेन की जंग बंद करने की बात कर रहे हैं, तो उसमें किस हद तक वो कामयाब होते हैं? आपका एनालिसिस क्या है, तज्जिया क्या है इस पर? देखिए, मैं इस पे मानना ये है कि जंगें जब होती हैं तो जो मुल्क अग्रेसर होता है उसकी एक नंबर वन एक ऑब्जेक्टिव होता है, वो चाहता है कि बुनियादी तौर पर दूसरे मुल्क पर जिस पर वो चढ़ दो है उसको एक प्रोहिबिटिव कॉस्ट इम्पोज करे उस पर, यानी एक प्रोहिबिटिव कॉस्ट इस हद तक इम्पोज करे कि वो मुल्क बर्दाश्त ना कर सके, जो विक्टिम मुल्क होता है या जिसे डिफेंड करना होता है। अब आप ईरान और पाकिस्तान का दोनों का देखते हैं कि इजराइल ने भी यही कोशिश की ईरान पर करने की कि वो इतनी ज्यादा मैसिव डिस्ट्रक्शन कर दे, पहले दिन 200 जहाजों को लाकर नीचे उनके साइंटिस्ट को एलिमिनेट करके, उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप को एलिमिनेट करके, आर्मी चीफ और टॉप लीडरशिप को एलिमिनेट करके, ये इतनी बड़ी कॉस्ट थी जो ईरान को उन्होंने इम्पोज करने की कोशिश की। ईरान ने 24 घंटे में कम बैक किया और हिट बैक किया और फिर अपने सस्ते ड्रोन शुरू में भेजे, उनको ट्रैप की, एक किस्म का ट्रैप कर लिया उन्होंने इजराइल को, क्योंकि उन्होंने तो मोस्ट एक्सपेंसिव अपने एयर डिफेंस वेपन सिस्टम को एम्प्लॉय किया उनके खिलाफ। और तीसरे चौथे दिन जाकर आपने नोट किया होगा सीएनबीसी ने एक इजरायली ऑफिशियल्स के रेफरेंस से ये कहा था कि शुरू में हमने 90% वेपन्स इंटरसेप्ट किए और बाद में 60% इंटरसेप्ट किए। क्यों? क्योंकि इजरायली फोर्सेस को फिर राशनिंग करनी पड़ गई। इन्होंने सोचा कि ये तो वायबल ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उसके बाद बैलिस्टिक मिसाइल और हाइपरसोनिक मिसाइल जाने शुरू हो गए। ईरान ने क्या किया, एक और अपनी प्रोहिबिटिव कॉस्ट इंपोज की कि हम भी आपको पनिश करेंगे। यही इंडिया पाकिस्तान में हुआ। इंडिया ने ये क्या किया था हमारे साथ, ये पहलगाम के बाद वो यही किया था कि हम पर हमला करके ड्रोन फेंक के शायद हम आदी हो जाए, लेकिन जो पाक फिजाइया ने खासतौर पर 7 की सुबह से 0 किया और 10 तारीख को जो हमने 26 टारगेट हिट किए लैंड और एयरफोर्स ने मिलकर, वो हमने भी कॉस्ट एक प्रोहिबिटिव कॉस्ट इंपोज की थी बुनियादी तौर पर। जंगें बढ़ती, खालिद भाई जंगें बढ़ती भी नजर आ रही हैं, कम होती भी नजर आ रही है? जंगें बढ़ती या कम होती ही उस प्राइस पर है नजम साहब जो आप आखिर में इंपोज करते हैं। ईरान ने भी यही किया है, पाकिस्तान ने भी यही किया है। हिंदुस्तान की क्यों हिम्मत नहीं हो रही? उनके तो डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर सस्पेंड हुआ है और ये टर्मिनेट या खत्म नहीं हुआ है। अभी तक क्यों नहीं शुरू कर पाए? कि हमने इतनी ज्यादा कॉस्ट करके देखें जरा, जंगें रिवाइव करके देखें जरा, पता जाएगा। वो कहते हैं कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, करके देखें जरा। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद चिश्ती साहब, बहुत बहुत वड़ाइश साहब, बहुत बहुत शुक्रिया असद आर चौधरी साहब। और नाज़रीन, अगरचा नए इस्लामी साल का आगाज़ एक बहुत ही तल्ख और बहुत ही अफसोसनाक वाक़े से होता है, जो हम सब के दिल को छलनी कर देता है, जो हम सबको हमारी आंखों को आंसुओं से भर देता है, नवासा रसूल का गम। लेकिन इसके बावजूद इस मरतबा जब इस्लामी साल का आगाज़ हो रहा है तो पाकिस्तान के लिए कामयाबियाँ ही कामयाबियाँ हैं, पाकिस्तान के लिए इज़्ज़तें ही इज़्ज़तें हैं। हमारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, अल्लाह ताला से, वो बहुत जुल जलाल वल इकराम हैं, हमारी दुआ है उनसे कि हमारी जो ये इज़्ज़तें, हमारी कामयाबियाँ हैं, इनको बरकरार रखिए। इस इस्लामी साल को हमारे लिए बेहतरी का साल बना दीजिए, कामयाबी का साल बना दीजिए, खुशहाली का साल बना दीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो हैं हम पर मेहरबान हैं, हम पर करम कर रहे हैं और हम पूरी तरह उम्मीद करते हैं कि हम उनके लिए वअन लैसा लिल इंसानि इल्ला मा सा अपनी कोशिश पूरी करेंगे और अपने रब से उसकी मेहरबानी की, उसकी तरफ से कामयाबी की पूरी उम्मीद रखेंगे। और इंशाअल्लाह ताला ये साल हम सब के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर होगा इंशाअल्लाह। इसी दुआ के साथ अल्लाह हाफिज़।